11/5/2025 के हेडलाइन में आपका स्वागत है। हम पहले न्यूज बताएंगे, उसके बाद हम उसके एनालिसिस करेंगे। कल जो हमने वीडियो जारी किया था उसको आपने समर्थन दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसमें अभी भी व्यूज कम हैं। आपको फिर से मेरी गुजारिश है कि आप पूरा ये वीडियो देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसके व्यूज बढ़ाने हैं और कमेंट करना मत भूलिएगा। हर दिन 1000 कमेंट होने चाहिए। अब देखिए, जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण 10 हेडलाइंस हैं उसमें हमास ने आज क्या किया। बड़ा जबरदस्त तरीके से आज हमास ने हमला किया है। उसके बाद गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या है, वेस्ट बैंक की क्या स्थिति है, इजराइल की जो इंटरनल क्राइसिस है, ऑलमोस्ट वहां का जो पार्लियामेंट है वो गिरने वाला है। गाजा में को इंटरनेशनल सपोर्ट क्या मिल रहा है, अमेरिका में रेबेलियन क्या हो रहा है, ये हम आज विशेष तौर पे अमरीश मिश्रा स्पीक्स इसको कवर करेगा। ईरान और यूएस की न्यूक्लियर टॉक्स में ईरान ने क्या कहा है, क्या पोजीशन है, सीरिया, लेबनान, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, रशिया, यूक्रेन, यूरोप, चाइना फ्रंट पे क्या हो रहा है, और फिर मिसलेनियस जो कुछ खबरें। तो देखिए, सीधे हम आते हैं हमास की खबरों पे। देखिए, कल 2 वीडियो हमने आपको दिखाए थे जिसमें जबरदस्त तरीके से हमास ने जो हमले किए और जिस तरह से ऑफेंसिव लिया है वो हमने आपको दिखाया। वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में इस तरह से कम होता है। आज देखिए, सबसे जो बड़ी खबर आज की है कि दो इजरायली सोल्जर्स को हमास ने स्नाइप करके मारा है। लेकिन एक उससे भी बड़ी खबर है, और वो मैं आपको जब हमास का जो सेक्शन है, जब इसका अंत होगा तब बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है। वो ऐसी चीज है कि जिसमें नेतन्याहू को जो धक्का लगा है व्यक्तिगत, उसका बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देखिए, खान यूनिस में अल सनात्रा जो जगह है उसके पास हमास के एक स्नाइपर ने घावल राइफल से 2 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया। अभी तक वो सीरियसली इंजर्ड है। उनकी अभी मृत्यु हुई कि नहीं इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। इस समय खान यूनिस के दूसरे इलाके में ये जो स्नाइपिंग की घटना हुई, ये अल सनाती में हुई। खान यूनिस के दूसरे इलाके में जबरदस्त क्लैशेस हो रहे हैं। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे भी देखिए रात तक पूरी खबर आ जाएगी। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको हम पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में बताएं। इसमें जो खास बात है कि ये इजराइल के 4 टैंक्स को हमास ने फंसाया है, और हमास ने पहली बार कोई व्हीकल इस्तेमाल की है। और ये चीज कैसे पता लगी, ये देखिए, ये कुछ व्हीकल्स इजराइल की जो आज से 6 महीना पहले इसी खान यूनिस के आसपास इजराइल की जो कुछ व्हीकल्स थी वो हमास ने अपने एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से डिस्ट्रॉय कर दी थी आज से 5-6 महीना पहले 2024 में, और उनको वो फिर गायब हो गए। उनके रिमेन्स इजराइल को नहीं मिले। तो संभवतः हमास ने उन व्हीकल्स को लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जैसे इजरायली ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने ड्रोन्स बना के मारा है इजरायली फोर्सेस पे, वैसे ही इजरायली जीप्स को भी लेके, इजरायली व्हीकल्स को लेके रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी जीप्स बना के हमास ने आज हमला किया है। और 4 जो टैंक्स हैं उनको उम्मीद नहीं थी कि एकदम से कोई एक व्हीकल आएगी, उसमें से गोली चलने लगेगी उनकी तरफ। वो मरकवा टैंक्स फंसे हुए हैं, और उन 4 मरकवा टैंक्स में हो सकता है कि आगे एक्सप्लोजिव्स भी हमास ने बिछाए हों, क्योंकि लगातार गोली चल रही है, 2 घंटे हो गए। और ये जो दूसरी जो नॉर्थ गाजा से खबर है, बेत लहिया और जबलिया, यहां भी एक जगह हमास ने कम से कम 22 इजरायली फोर्सेस को वहां ट्रैप किया हुआ है। और वही तरीका है कि जो एडवांस गार्ड है इजराइल का, उसको वो लुभा के वो आगे लाए, उसके बाद दोनों तरफ से ट्रैप किया। और ये जो है एक बड़ी जंग चल रही है। और इसमें देखिए क्या है कि जो कुछ इजरायली हेलीकॉप्टर भी उतरे हैं जबलिया और यहां पर बेतलैया के आसपास। तो जब भी इजरायली हेलीकॉप्टर उतरते हैं तो देखिए खतरे की घंटी बज जाती है। और ये बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है। और हमास ने देखिए इसमें अपनी बैटल टैक्टिक्स से, बार बार मैं कह रहा हूं कि बड़ी विजय हासिल कर रहा है हमास। और इसी वजह से अभी बताएंगे आगे चल के आपको कि सीज फायर की जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। फिर देखिए बेत हनून, अब ये भी नॉर्थ गाजा में, बेत लहिया जबलिया में लड़ाई चल रही है। बेत हनून में एक मरकवा टैंक को एक एक्सप्लोजिव पैकेज से डिस्ट्रॉय किया। अब ये पैकेज जो है ये फिर हो सकता है वही हो कि हाथ से रखा हो, क्योंकि जब वो एक्सप्लोजिव डिवाइस हमास कहता है तो उसका मतलब है वो पहले से प्लांटेड थी। लेकिन जो हाथ से रखने वाली, जो वीडियो भी हमने आपको कल दिखाया, वो भी घटना इसी एरिया की थी।
बेत हनून की। और बेत हनून में लगता है कि पूरा एक घेर के ये हमास इस तरह से सरप्राइज कर रहा है इजराइल को, और एक मरकवा टैंक एक और उड़ाया गया है। फिर उसके बाद बड़ी खबर, इजराइल ने अपनी पूरी एक डिवीजन में सोचिए आप 10 से 15,000 सोल्जर्स होते हैं, 5-5, 6-6 डिवीजन गाजा में लगी हुई हैं, 50-60 हजार सोल्जर्स, पूरी एक डिवीजन 252nd डिवीजन वहां से हटा ली। और इसमें इन्होंने रीजन दिया है फटीग ऑफ द सोल्जर्स, सैनिकों की थकान की वजह से इजराइल को पहली बार एक डिवीजन हटानी पड़ रही है जब से ये नया ऑफेंसिव शुरू हुआ है 2025 का, 18 मार्च के बाद से। और उसका जो मिलिट्री पार्ट है, जो ग्राउंड इन्वेजन है, वो समझ लीजिए अप्रैल से शुरू हुआ है। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं जो एक बात आ रही है कि अगर इजराइल पूरी की पूरी अपनी डिविजन्स हटा रहा है तो क्या ये एक नेतन्याहू के झुकने की शुरुआत है? क्योंकि नेतन्याहू के झुकने की जो सारी खबरें हैं वो, और जब मैं इजराइल के अंदर की क्राइसिस बताऊंगा तो वो और पुख्ता होंगी। और फिर देखिए वो खबर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बड़ी खबर, हमास ने यासर अबू शबाब, वही आईसिस मिलिटेंट इजराइल का प्यादा, जिसको पूरी एक मिलिशिया बना के आर्म किया नेतन्याहू ने, किसी अपने कैबिनेट को भी नहीं बताया, जिसको हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रहे थे। पहले उनसे ह्यूमैनिटेरियन एड लुटवाई, अब खबर आ रही है गाजा के लोगों पे भी गोली चलाई इसी आदमी ने, जो खुद फिलिस्तीनी है लेकिन क्रिमिनल है, आईसिस का आदमी है, यासर अबू शबाब। यासर अबू शबाब के ग्रुप के 50 लोगों को हमास ने मार दिया, 50। और यह आप सोच लीजिए 50 को मारा है, 11 सरेंडर हुए। और ये फिलिस्तीन, ये आप ये मत समझिए कि यासर अबू शबाब के ग्रुप के लोग, ये इजरायली ही हैं। ये इजरायली जो अपने इजरायली तनख्वाह पे जो पल बढ़ रहे हैं, ये इजरायली ही हैं। और इजराइल ने इनको बचाने के लिए एक सुसाइड ड्रोन भी भेजा, जिस सुसाइड ड्रोन से हमास के कुछ पुलिस जो पर्सनल्स हैं वो घायल भी हुए। लेकिन हमास के फाइटर्स जिन्होंने 50 ऐसे लोगों को मार गिराया है, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और हमास वहां से गोली चला के पूरे ग्रुप को खत्म करके गायब हो गया। और ये भागा फिर रहा है अबू शबाब, कुत्तों की तरह हमास इसको ढूंढ रहा है। कभी भी गोली हमास इसको मार सकता है। मैंने आपसे कहा था कि इसके डिप्टी को सरेंडर करवाया हमास ने। इसको देखिए, मतलब 3 या 4 दिन में हमास ने पूरी कहानी पलट दी। कितनी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज ये बनी थी कि नेतन्याहू ने एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर दी हमास के खिलाफ। ये है फोर्स, ये एक हमास में यही ताकत है। उस इंटरनल तो उसका एनिमी कोई टिक ही नहीं सकता उसके सामने, जो गाजा के अंदर से अगर तुम उसका विरोध क्रिएट करोगे। आईसिस को उसने, जब आईसिस चढ़ा था 2014-2015 में, उस समय आईसिस को भी उसने गिरा दिया था। हमास के आगे कोई नहीं टिकता है। और उसके बाद जब आईडीएफ से उसकी लड़ाई होती है, तो जब आईडीएफ को नाको चने चबाने पड़ते हैं, आईडीएफ के लोग इतने बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, और हमास के जो फाइटर्स हैं वो हर परिस्थिति से निकल के आते हैं और काउंटर अटैक कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप ये नेतन्याहू की कितनी बड़ी बेवकूफी, एक तरह से उसका आखिरी दाव, और उसको इसका जो नुकसान हुआ है वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए यमन में जो हुआ है, मतलब यमन ने जो कल हमला किया बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, बड़ा यूनिक हमला था, और जिसकी खबर भी ये दबा दी गई। मतलब इसको अब क्या है कि उस तरह के वीडियोस जो इजरायली खुद ही शूट करके डालते थे कि सायरन बज रहा है, ये बज रहा है, उसको वहाँ पर इजरायली सरकार ने बैन कर दिए कि जब यमन अटैक करेगा खास तौर पे, तब कोई भी इस तरह से वीडियो रिलीज नहीं होंगे, कोई वीडियो नहीं बनाया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जो फिर भी वीडियो आ गया जिसमें यमन ने 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट पे मारा, और जहां पर लगा है इस बार, लेकिन वही है, उसका वीडियो नहीं आया। लेकिन एक वीडियो आ गया है कि जब एक फॉरेन फ्लाइट बेन गुरियन एयरपोर्ट पे लैंड करने जा रही है और उसको यमन के मिसाइल अटैक का पता चलता है, तो कैसे वो कोर्स अपना चेंज करती, घूम के पूरा अपना कोर्स चेंज करती। ये चीज दिखाता है, ये मतलब इस चीज को कंफर्म करता है कि यमन ने स्ट्राइक की है, और यमन ने पूरे अपना बयान देके इस चीज को कंफर्म भी किया। उसके बाद देखिए जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, उसमें यही है
कि सबसे पहले तो आज गाज़ा की बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज काट दी इजराइल ने। वही कुछ खबरें वहाँ से जो खासतौर पे इजरायली सोल्जर्स के जो मरने की या उनके मारे जाने की जो खबरें हैं, वीडियोज़ हैं, वो बाहर ना जा पाए, मोस्टली इसलिए। और जो एड सेंटर्स हैं, नेत्जरीम एक्सेस पे आज फिर एक एड सेंटर जो इजराइल ने बनाया है, उसमें रात को जाके कुछ फिलिस्तीनियों ने एड का सामान उठा लिया था जब ये लोग सो रहे थे या कुछ अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स इधर उधर थे। उसके बदले में सुबह जब हुई तो इजराइल ने वहाँ गोली चलाई जो सुबह आ रहे थे ह्यूमैनिटेरियन एड कलेक्ट करने। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वही बात आ जाती, कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे जो हमास ने हालांकि मना किया है किसी को भी एड सेंटर्स के नज़दीक जाने पर, लेकिन वहाँ पर लोग कभी कभी पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। एक इतनी बड़ी संख्या में 20 लाख लोगों में जब लोग पहुँच रहे हैं, कुछ उसमें से 1000 उसमें से पहुँच रहे हैं, तो ये संभव है। लेकिन रात में जो एक बड़ा हिस्सा, और उसमें कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने आटा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उठा ली, और वही इजराइल को एक करारा जवाब है कि तुम एड लाओगे, तुम एड इसलिए लाए हो फिलिस्तीनियों को जान से मारने के लिए, उनको ट्रैप करके मारो, गोली मारो, और फिलिस्तीनी तुमको तुम्हारे ही गेम पे चकमा दे रहे हैं, और ये चीज़ शुरू हो गई है। उसके बाद जो आज देखिए करीब 123 फिलिस्तीनी सिविलियंस शहीद हुए। प्रिजन्स जो जेलों की स्थिति है उसके बारे में भी आज काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि प्रिजन्स में लगभग हर तीसरे चौथे दिन एक फिलिस्तीनी डेटेनी, वो प्रिजन के अंदर डेथ इन कस्टडी जिसको कहते हैं, हमारे आम बात है भारत में, वो वहाँ पर हो रही है। और इस चीज़ को लेके पूरी दुनिया सेंसिटाइज हो रही है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस इसको लेके बहुत कम है। उसके बाद जो वेस्ट बैंक पे जब हम आते हैं तो बेन गिवेर और स्मोथरिच पे कल मैंने बताया था आपको कि इंग्लैंड और फ्रांस और तमाम यूरोपियन देशों ने पर्सनली उन दोनों पे सैंक्शंस लगा दिए। उसको लेके आज बैंक ऑफ जो इजराइल के कुछ मेजर बैंक्स हैं, उन्होंने आज बहुत ही फ्रेंटिकली ये पता करने की कोशिश की कि इन पे सैंक्शन लगने से इजरायली सरकार को क्या नुकसान होगा, क्योंकि दोनों मिनिस्टर्स हैं। इजरायली सरकार को क्या नुकसान होगा, इसको लेके बहुत एक चिंता रही। दूसरा, बेन गिवेर अपने कुछ समर्थकों को लेके अलग सा मस्जिद पे फिर से स्टॉर्म किया, और इसको लेके जॉर्डन का भी बयान आया, जॉर्डन ने भी इस चीज़ को कंडेम किया, लेकिन अपने वही जो तालमुदिक प्रेयर्स हैं, कुछ वो लोग लेट जाते हैं, वहाँ सजदा करने लगते हैं, कुछ सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं, गोट वगैरह मस्जिद के अंदर, जो कि आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, एक दिन कोशिश की थी, असफल हो गए थे। उसके बाद जो वेस्ट बैंक में बाकी जगह जो आज कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें देखिए जो हिब्रॉन गवर्नमेंट में किसी एक युवक को उठाने गई थी आईडीएफ की फोर्स, तो वहाँ उठा नहीं पाई, वहाँ झगड़ा हुआ और उसके बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। हिब्रॉन में और कम से कम 3-4 जगह मिलिट्री चेक पॉइंट्स लगाए थे, आईडीएफ ने पूरे घेरेबंदी की थी एक युवक को उठाने के लिए, लेकिन वो घेरेबंदी सफल नहीं हो पाई। उसके बाद नाब्लस के रुजैब इलाके में एक फिलिस्तीनी युवक को आईडीएफ ने उठाया, कई मिलिट्री व्हीकल्स वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर उस फिलिस्तीनी युवक को अरेस्ट किया। लेकिन जब वहाँ से व्हीकल्स विड्रॉ कर रही थी तो नाब्लस में, जैसे कि कल का भी वीडियो नाब्लस का था जिसमें एक आदमी अपना पूरा टी शर्ट उठा के आ गया था और ज़बरदस्त गोली भी चली थी, तो नाब्लस में उसके बाद जब इजरायली फोर्सेस जा रही थी तो वहाँ पर गोली चली है और वहाँ पर जो इजरायली सोल्जर्स से हथियार छीनने की भी घटनाएं सामने आई हैं कि कुछ हथियार छीने गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये देखिए पहले भी नहीं हुआ है, ये पहले भी कभी नहीं हुआ, 7 अक्टूबर तक को नहीं हुआ था कि इजराइल के सोल्जर्स से हथियार, और इस बार अभी कई घटनाएं हो चुकी जब सामान्य युवक इजरायली फोर्सेस से हथियार छीन रहे हैं। उसके बाद देखिए जो रमल्ला में अल मुगैयर जो गांव है जहां पर काफ़ी संघर्ष हो चुका है, वहां भी संघर्ष हुआ। उसके बाद ये जो अल मुगैयर है, यहाँ पर आईडीएफ की फोर्सेस ने कुछ घरों को वैंडलाइज करने की, लूटने की और नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद देखिए बेथलेहम में हुसान, अब बेथलेहम में जो हुसान गांव है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ मॉस्क्स भी हैं और वो मॉस्क काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं, उनमें आईडीएफ सोल्जर्स ने आज घुसने की कोशिश की, ऐसे डेजिक्रेट करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो लेकिन वो घुस नहीं पाए क्योंकि उसके चारों तरफ एक डिच, मतलब पहले नहीं थी, इधर ही
अचानक से एक डिच उन्होंने डिस्कवर की कि एक नाला सा है वहाँ। अब ये नाला कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं उन्होंने इस पूरे नाले को कुछ ही दिनों में बनाया है। पिछले कुछ 10, 15, 20 दिनों में उन्होंने ये पूरा कर दिया होगा मस्जिद के चारों तरफ हुसाम में, और जिसकी वजह से आईडीएफ की फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और वो लोग, उन लोगों ने 2 या 3 लोग उसी नाले में गिरे भी, मौत नहीं हुई कोई, लेकिन गिरे भी, उनको वहाँ से निकाला गया और वहाँ से पीछे हटे। इसी तरीके से जो अबू बकर अल सिद्दीक मस्जिद है अल मतीना में, जो कि वेस्ट बैंक में है, वहाँ भी घुसने की कोशिश की, वहाँ भी सफल नहीं हो पाया। वो दूसरी वजह से, क्योंकि वहाँ के जो मुवत्तिल हैं तमाम और जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर विरोध किया। उसके बाद देखिए हिब्रोन में मसाफर यत्ता एरिया, जिसको लेके बहुत दिनों से इजराइल हमला कर रहा है, उस पर आज एक और हमला किया, लेकिन वही हो रहा है कि उसमें वो सफलता उनको नहीं मिली। वेस्ट बैंक में लगातार एक के बाद एक इजराइल को हार मिल रही है, और ये चीज़ अभी दुनिया में कोई नोट नहीं कर रहा है, केवल अमरीश मिश्रा स्पीक्स के सिवाय। लेकिन आप देखिएगा ये बड़ी कहानी बनेगी। इस पर मेरी खबर है, गार्जियन भी एक स्टोरी कर रहा है वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ की हार हुई है, और इसको लेके 1-2 और अखबार ये स्टोरीज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो इजराइल के अंदर की जो इंटरनल क्राइसिस है उस पर आते हैं। उसमें जो आज कल ही रात को कुछ इस तरह के इंडिकेशन आए थे, आज कंफर्म हुए। जो ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है उसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को कुछ वार्निंग दी है और कहा है कि आई वांट यू टू एंड दिस वॉर, और नेगोशिएटेड डील ही नहीं, बस केवल इस लड़ाई को खत्म करो। केवल ऐसा ना हो कि तुम ये कहो कि अभी हम 60 दिन का 55 दिन का, क्योंकि ये सफल नहीं होगा, हमास इसको नहीं मानेगा। अब ये ट्रंप कह रहा है। ट्रंप ने हमास के पॉइंट ऑफ व्यू को कभी इस तरह से पब्लिकली उसने नहीं कहा। और ट्रंप क्यों कह रहा है? क्योंकि ट्रंप जानता है नेतन्याहू फंसा हुआ है। फंसा इंटरनली, जो बाहर फंसा है वो तो है ही। इंटरनली कैसे फंसा है? जो इजरायली पार्लियामेंट में जो 2 गुट बन गए, और जो दोनों ही इजरायली पार्लियामेंट को डिसॉल्व कराना चाहते हैं। एक उसमें जो सो कॉल्ड सेकुलर जायनिस्ट ग्रुप है, जो ये कह रहा है कि हरीदीस को लड़ने भेजना चाहिए, एक लॉ आना चाहिए, और दूसरा हरीदी पार्टीज हैं जो नेतन्याहू के साथ कोलिशन में हैं, और वो कह रही हैं कि अगर ये लॉ आया तो हम सरकार गिरा देंगे, और ये लोग लॉ लाने के लिए कटिबद्ध है। तो दोनों ही जो एक दूसरे के विरोधी हैं, नेतन्याहू बीच में है और नेतन्याहू पिस गया है, दोनों ही जो एक दूसरे के विरोधी हैं, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि नेतन्याहू, मतलब जो पार्लियामेंट है इजराइल की, वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होगी तो फिर चुनाव अभी हो जाएगा। और आपको बता दें, नेतन्याहू ने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहा, एक क्लोज डोर कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा इस बात को कि अगर अभी चुनाव हो जाएगा तो हम लोग किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक ही मुद्दा हो सकता था, गाजा में जीत, और गाजा में जीत हो नहीं रही। आज नेतन्याहू ने पहली बार एक्सेप्ट किया गाजा में जीत हो नहीं रही है, तो हम किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ये देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, और ये पूरा एक जो केवल नेतन्याहू की नहीं बल्कि कई जगह जो राइट विंग फोर्सेस हैं दुनिया के अलग अलग इलाकों में, वहाँ भी देखिए बहुत हद तक इस तरह का माहौल है कि राइट विंग फोर्सेस अपने को क्राइसिस में पा रही हैं, दोनों तरफ से दब रही हैं। एक्सट्रीम राइट और जो लेफ्ट है वो दोनों उनको दबा रहा है। अब यहाँ पर एक और डिटेल मैं भूल गया था। ट्रंप ने जो नेतन्याहू से बातचीत की उसमें उसने ये भी कहा कि अगर गाजा में कोई मतलब पीस होती है, गाजा में वॉर रुकती है, तो सऊदी अरेबिया से जो बातचीत चल रही है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब सऊदी अरेबिया से वही चाइना का एंगर आ जाता है। चाइना ने दोस्ती कराई ईरान और सऊदी अरेबिया की, और ट्रंप चाहता है कि सऊदी अरेबिया से ईरान को काटा जाए किसी तरह से। ये मतलब सऊदी अरेबिया से ईरान को काटा जाए, चाइना को काटा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसको मतलब क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक अपने जो अमेरिकन बेसिस सऊदी अरेबिया में है वहां से ईरान पे अटैक लॉन्च हो, इसकी इजाज़त नहीं दी है। और इस पे देखिए मैंने वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले कि ईरान प्लस सऊदी अरेबिया, और उसके बाद मैंने अरब मुल्कों को एक्सपोज भी किया। उसमें खासतौर पे यूएई, जिसका पूरा हाथ आया था कि वो जो शबाब ग्रुप है उसको फाइनेंस करने में, और उसको पूरा ध्वस्त कर दिया हमास ने। लेकिन सऊदी अरेबिया थोड़ा अपने को अलग रखे हुए है इस समय, जो बाकी जो यूएई की रिजीम्स हैं। और कतार तक की बात आई है कि कतार की हथियारों की डील जो है इजराइल से कतार लगातार करता रहा है। लेकिन
इसमें इजराइल को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इजराइल कहता था कि कतार टेररिस्ट स्टेट है और वो हमास की मदद करता, तो फिर तुम उसको हथियार क्यों दे रहे हो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें देखिए अरब दुनिया की जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक्स हैं उसमें प्ले आउट कर रही हैं। मुख्यतः 3 धाराएं हैं, एक जो चुपचाप इजराइल की मदद कर रही हैं, एक सऊदी अरेबिया जो तटस्थ होती जा रही है, और एक कतार जैसे लोग, मतलब एक कतार जैसी एंटिटी जो इजराइल को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इजराइल के मुंह पे थूक भी रहे हैं। दोनों चीजें कर रहे हैं। अब यहां देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज ने जो कहा है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे बेन गिविर पे और स्मोत्रिच पे, उसको लेके जो फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार हैं इस समय नेतन्याहू सरकार के, इन्होंने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी का फोन लेने से मना कर दिया। ये सब अपना ये परेशान है कि इस क्राइसिस को हम कैसे हल करें। उसके बाद देखिए पूरा एक इसको लेके दिन भर एक अलग लेवल की एक्टिविटीज इजराइल में चलती रही, और उसके बाद जो एक जबरदस्त खबर आई कि यूनिट 8200 जो एक तरह से मोसाद की पैरेलल यूनिट है, उसके अफसरों ने भी चिट्ठी लिख दी है कि हम गाजा की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेतन्याहू के व्यक्तिगत फायदे के लिए लड़ाई हो रही है, ये देश के फायदे के लिए नहीं हो रही। कितनी ये देखिए, ये इस तरह की लगातार खबरें आ रही है। और फिर देखिए हम यहां आते हैं कि इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन जो मतलब इंटरनेशनल जो मदद गाजा को पहुंचाई जा रही है, उसमें जो गाजा फ्रीडम फ्लोटिला था, जो ग्रेटा थनबर्ग का था, वो तो अरेस्ट हो गया। उसके बारे में भी कुछ और बातें पता चली, वो मैं बताऊंगा। दूसरा जो स्टेडफास्टनेस कॉन्वॉय है, जो समूद एक कॉन्वॉय है जो टूनिसिया अल्जीरिया से होते हुए आज लीबिया पहुंचा, उसको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। करीब 10,000 मतलब अरब्स लीबिया में वो उन लोगों ने स्वागत किया और उसमें से कई हजार शामिल हो गए। अब वो जो काफिला है बढ़ता जा रहा है, उसकी संख्या देखिए अब 10,000 करीब 15 से 20,000 पहुंच गई। और वो काफिला वहां से होते हुए वो अभी इजिप्ट में उसकी एंट्री बाकी है। इजिप्ट की क्या भूमिका होगी और उसके बाद राफा पे क्या होगा, क्योंकि राफा में अभी तक इजराइल ने कुछ कहा नहीं है इस पे कि वो गोली चलाएगा या उनको रोकेगा या कुछ। उसको लग रहा है इजिप्ट ही रोक देगा, लेकिन इजिप्ट ने भी कोई बयान नहीं दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग है, देखिए ये पूरी जो सिचुएशन है, इसको हमास भी इस तरह से देख रहा है कि ये अरब जनता का, मतलब अरब स्ट्रीट का, जो नॉर्मल लोग हैं, जो मतलब एक फिल्म आई थी हिंदी के आदमी सड़क का, तो जो सड़क के लोग हैं, सड़क के आदमी हैं, इंसान जो नॉर्मल, जो मतलब सत्ता में नहीं है, तो उनका ये पहला इनिशिएटिव है, जनता का ये पहला इनिशिएटिव है कि वो ऐसे आ रही है। वो कोई हथियार लेके अभी नहीं आ रहे हैं, अभी वो बिना हथियार के आ रहे हैं, लेकिन अगली बार ये अगर इस कॉन्वॉय पे, पीसफुल कॉन्वॉय पे गोली चली या कुछ भी ऐसा हुआ या इजिप्ट ने कुछ रोकने की कोशिश की, तब फिर देखिए एक स्थिति बड़ी भयंकर बन सकती है। उसके बाद स्विट्जरलैंड में जो गाजा के समर्थक प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड का जो स्टेशन है वो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद ऐसे ही स्वीडन में हुआ, डेनमार्क में हुआ। अभी जो ग्रेटा थनबर्ग हैं ये रिलीज हुई, ये पहुंची हैं स्वीडन, लेकिन एक यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीमा हसन, जो यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये अभी तक इजराइल ने नहीं छोड़ा है। और एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है और एक जर्मन एक्टिविस्ट है, 3 को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो उन पेपर्स पे साइन करने को मना कर रहे हैं, डिपोर्टेशन पेपर्स, कि हम यहाँ आए थे, हमको डिपोर्ट किया, हमको इजराइल ने अरेस्ट किया और हमको डिपोर्ट कर दिया। क्योंकि उस डिपोर्टेशन स्टेटमेंट पे अब सवाल यह है कि क्या ग्रेटा थनबर्ग ने उस पर साइन किया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये जो तीनों हैं वहाँ अड़े हुए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे, बल्कि रीमा हसन को यूरोपियन पार्लियामेंट MP सिटिंग, उसको इजरायली एक किसी सैनिक ने या किसी अफसर ने धमकी दी कि हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो देखिए वहाँ भी एक बड़ा एक टेंस माहौल बना हुआ है। उसके बाद हम आते हैं अमेरिका में। देखिए अमेरिका में जो हो रहा है ना, बड़ा अद्भुत है। अमेरिका में क्या है कि बड़ी अपराइजिंग हो गई है ट्रंप के खिलाफ, जो ट्रंप के इमिग्रेशन लॉज हैं उसके खिलाफ, लेकिन उसमें फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उन झंडों को मैक्सिकन कहने की कोशिश की, लेकिन वो मैक्सिकन झंडे नहीं थे, वो फिलिस्तीनी झंडे थे। आज वो प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क में फैल गए और न्यूयॉर्क में तो खुल के फिलिस्तीनी कफाया पहन के वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नारे लगाए। और इस पूरी परिस्थिति में आप देखिए तो जो NYPD है, जो न्यूयॉर्क
पुलिस डिपार्टमेंट है उसने बर्बर कार्रवाई की। कफाया पहने स्पेशली जो अमेरिकन थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एंटी मतलब इमिग्रेशन लॉज के खिलाफ, कि वहाँ से जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बाहर फेंकने की, लिटरली फेंकने की जो ट्रंप बात कर रहा है, तो और जिसको कोर्ट ने भी रोक दिया है, फिर भी वो अलग अलग तरह से कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो पूरा मूवमेंट चल रहा है। लॉस एंजलिस में तो मैंने कल बताया था आपको कि वहाँ पर ज़बरदस्त संघर्ष हुआ है। वहाँ पर टीयर गैस पहने हुए प्रोटेस्टर्स खुद भी मोलोटोव कॉकटेल्स फेंक रहे हैं। टीयर गैस जो उन पे फेंका जा रहा है उसको वापस पकड़ के गीली तौलिया में वापस फेंक रहे हैं। और न्यूयॉर्क में भी जो जिस तरीके एक ऐसा दिख रहा है कि पूरी लड़ाई आमने सामने की हो रही है, ऐसे कई अमेरिकन शहरों में ये पूरा प्रोटेस्ट फैल रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे बड़ा आर्टिकल लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्चुअली कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है, जो उसका नाम गैविन न्यूसम, ये डेमोक्रेट है, तो ये ट्रंप का विरोध कर रहा है कि नेशनल गार्ड कैसे भेज दिया हमारी बिना इजाज़त के, वो सब। ट्रंप कह रहा है कि नहीं हम भेजेंगे, ये करेंगे। लेकिन ट्रंप की एक कमजोरी इसमें आ रही है कि नेशनल गार्ड को उसने जिस कानून के तहत भेजा है, वो उस कानून में नेशनल गार्ड के पास वो पावर नहीं है कि वो स्टेट पुलिस को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दे। केवल अमेरिका में एक एक्ट है जिसको कहते हैं इंसरेक्शन एक्ट। इंसरेक्शन एक्ट के तहत अगर ट्रंप भेजता नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस या बाकी जगह जहां विरोध हो रहा है, तो नेशनल गार्ड ऑथराइज था कि जो स्टेट गार्ड है, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे कोई नेशनल पैरामिलिट्री आ जाए, स्टेट पुलिस को वो ओवरराइड कर जाए। भारत में लॉज दूसरे हैं, लेकिन अमेरिका में बहुत सख्त हैं। अमेरिका में अगर आपको सेंट्रल फोर्सेस पैरामिलिट्री भेजनी है किसी राज्य में, आपको इंसरेक्शन एक्ट इन्वोक करना पड़ेगा। वो ट्रंप नहीं करना चाहता क्योंकि एक बार उसने वो कर दिया। हालांकि वो बोल चुका है कि ये इंसरेक्शन है, ये एक जन विद्रोह है, ये एक मतलब इंसरेक्शन को मतलब विद्रोह कहिए या एक तख्ता पलट की कोशिश है, और खुद ही इसने तख्ता पलट की कोशिश 2020 में की थी। अब ये कह रहा है कि तख्ता पलट की कोशिश है, लेकिन जो तख्ता पलट एक्ट है कि उस पर तुम भेज सकते हो, वो इन्वोक नहीं कर रहा है। और इसको वहां के लोगों ने पकड़ लिया है और ट्रंप की पोजीशन इसकी वजह से और खराब हुई है, मतलब पॉलिटिकली वो और डाउन हुआ है। और ये लगातार एक पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल ट्रंप का शुरू हो गया। उसके बाद देखिए, ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीर ज़दई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर बातचीत नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, टकराव होता है, तो हम तैयार हैं। और ये अमेरिका को याद रखना चाहिए कि जो यूएस बेसिस हैं वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, उन पर हम सीधे निशाना दागेंगे। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमैनी साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि सारे सेक्शंस जो ईरान की सोसाइटी के हैं उनको यूनाइट होना है, इस समय उनको एक साथ खड़े रहना है। और उन्होंने एक बड़ी बात की कि पार्लियामेंट को, अब देखिए, अब ये क्योंकि खमैनी साहब तो खुद क्रांतिकारी हैं ही, उन्होंने कहा पार्लियामेंट मस्ट अडॉप्ट फर्म रेवोल्यूशनरी पोजीशंस इन फॉरेन अफेयर्स, कि मतलब क्रांतिकारी पोजीशन, क्योंकि पेशेस ज्ञान वगैरह ये पेशिश ज्ञान वगैरह ये थोड़ा लिबरल टाइप के, तो उनको एक तरह से डाटा है कि क्रांतिकारी पोजीशन पार्लियामेंट अपनाए इन फॉरेन अफेयर्स स्पेशली। तो अब आप देखिए कि क्रांतिकारी पोजीशन का मतलब है गाजा की और फिलिस्तीन की और खुल के मदद, यमन की और मदद, हिजबुल्लाह की और मदद, सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए, जो सीरिया को लेके, सीरिया में आज फिर देखिए वही बात हो रही है। अननोन कुछ फोर्सेज हैं जिनके साथ इजराइल की गोली चल रही है। सीरियन रेजिस्टेंस की ही फोर्सेज हैं, हम लोग को ये खबर है, लेकिन ऑफिशियल अभी उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और उसमें यह भी बात आई है कि सीरिया की जनता की तरफ से बात आई है कि अमेरिका अगर कह रहा है कि सीरिया का भला चाहता है, तो इसका मतलब है कि सीरिया को डुबाना चाहता है। और ये पूरा अमेरिका की प्लानिंग है आईसिस को वहाँ उभारने की। आपको मैं इस बात में सबसे पहले हमने आपको बताई थी, और उसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेबनान में भी देखिए वही स्थिति है। इजरायली फोर्सेस, यूनिफिल की फोर्सेस को कई जगह लेबनीज जनता ने रोका, लेबनीज आर्मी ने रोका। कफ्र किला में आज इजराइल ने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बढ़ नहीं पाए। और फिर देखिए, जो रशिया यूक्रेन वॉर में एक डिसाइसिव एज रशिया को यूक्रेन में मिल चुका है। लगातार जो रशियन फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स, पूरा जो जैसे कर्क से तो यूक्रेनियंस को लगभग निकाल ही दिया है, लेकिन यूक्रेन के अंदर जो वो लोग
कीव से, जो कैपिटल है उससे 300-400 किलोमीटर दूर थे, तो वो और आगे लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आज के समाचार। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।